क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी। आई एम अंजलि पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। तो इस वीडियो में हम लोग 10 वर्ड्स देखेंगे जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही उसके यूज़ को भी बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं ताकि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस रह सके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट वर्ड, रिप्लीट। तो रिप्लीट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है परिपूर्ण, किसी भी चीज़ से भरा पूरा। ठीक है? या फिर अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाइड कर रही हो, ठीक है, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाए तो वो आप क्या हो जाते हो, उस चीज़ से परिपूर्ण हो जाते हो। ठीक है? तो यहाँ पे इसके इंग्लिश मीनिंग की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग। क्लियर हो रहा होगा आपको, किसी भी चीज़ से फिल्ड या फिर वेल सप्लाइड, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से, आपको जितने की ज़रूरत वो आपको मिल गई हो अच्छे से। ठीक है? तो वेल सप्लाइड। तो चलिए फिर इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। बाउंडिंग, abundant, fraught, teeming, thronging, brimming, bulging, crammed, filled, jammed, jam-packed, loaded, stuffed। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं सबका मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग है परिपूर्ण। ठीक है? सबका मतलब ही होता है फिल्ड या वेल सप्लाइड कह सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो सारे के सारे रिप्लीट के ही सिनोनिम्स हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आता है आपके पास तो आप इजीली वहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये सारे वर्ड्स इसी के सिनोनिम्स हैं। तो चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रिप्लीट का मतलब होता है परिपूर्ण। ठीक है? फिल्ड, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? खाली, ब्लैंक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए एंटोनिम्स क्या दिए हुए हैं। ब्लैंक, डिवॉइड, एम्प्टी, स्टार्क, vacant, depleted, deficient, incomplete, insufficient। तो यहाँ पे इतने सारे एंटोनिम्स भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप अपने माइंड में स्टोर करके रख सको, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको वहाँ पे दिया हुआ रह सकता है और आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए सारा सब कुछ याद करने का। चलिए इसके यूज़ की ओर ध्यान देते हैं। यूज़ से ये वर्ड जो है ना वो माइंड में फिक्स हो जाता है। देखते हैं यूज़ क्या है। replete with grammatical errors, typing errors and in general makes no sense। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या किस चीज़ से भरा पूरा है? ग्रामेटिकल एरर से रिप्लीट है, यानी कि उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स है, टाइपिंग एरर्स है, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एक सेंटेंस लिखो उसमें ढेर सारे ग्रामेटिकल एरर्स हो, टाइपिंग एरर्स हो, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो रिप्लीट का यूज़ आपको समझना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि आप इस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, उस पे आपको ध्यान देना है। तो रिप्लीट विथ ग्रामेटिकल एरर, समझ में आ रहा है आपको कि ग्रामेटिकल एरर से भरा पूरा। ठीक है? यानी परिपूर्ण। क्लियर है? चलिए फिर सेकेंड वर्ड की ओर बढ़ते हैं। जार्गन। तो जार्गन क्या होता है? जार्गन मीन्स होता है शब्द जाल। ये क्या है? नाउन है। ठीक है? शब्द जाल कह सकते हैं। अगर कोई भी बात आप सीधे तरीके से ना बता करके आप उसको घुमा फिरा करके लिखते हो या बोलते हो तो वो आपका शब्द जाल बन जाता है, जार्गन बन जाता है। ठीक है? तो देखते हैं इसके मीनिंग क्या कहते हैं। स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस used by a profession or group that are difficult for others to understand।
ठीक है। कोई भी स्पेशल वर्ड से एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है किसी भी प्रोफेशन या ग्रुप के द्वारा जो कि दूसरों को समझने में मुश्किल हो रही है, तो वो क्या है, शब्द जाल है, वो जार्गन है, ठीक है। वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। स्लैंग, कैंट, argot, patter, patois, vernacular, bureaucratis, gibberish. ओके, सो ये सारे वर्ड्स क्या है, जार्गन के ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इन सब का मतलब यही होता है शब्द जाल। क्लियर है? ओके, अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। अब अगर शब्द जाल है मतलब जार्गन, मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी बात को घुमा फिरा कर बोला जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, जो सीधी बात करे, ठीक है, क्लियर बताए, तो वो क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स। देखते हैं एंटोनिम्स क्या लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड होने चाहिए, फॉर्मल, प्रोफाउंडनेस। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर फॉर्मल होते हैं लोग, तो फॉर्मली जब बात करते हैं तो घुमा फिरा करके तो नहीं बात करते ना, नॉर्मल बात करते हैं। तो वही स्टैंडर्ड हो गया, फॉर्मल हो गया, प्रोफाउंडनेस हो गया, तो इन सबका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बात करना, ठीक है। उसको घुमा फिरा कर नहीं बोलना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसको यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। Write clearly and concisely and avoid jargon or obscure terminology. ओके, यहाँ पे भी जार्गन को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है अपने राइटिंग में, ठीक है। आप जो कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं, इस सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, बस मैं आपको ये बताऊंगी ना कि जार्गन का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अवॉइड जार्गन, मतलब शब्द जाल को अवॉइड करे, इतना घुमा फिरा कर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियरली लिखे, कंसाइजली लिखे, ठीक है, और जार्गन को अवॉइड करें। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो याद रखिएगा जार्गन मीन्स क्या होता है, शब्द जाल, ठीक है। फिर मूव करते हैं हमारे थर्ड वर्ड्स की ओर। क्या है ये थर्ड वर्ड, स्टार्टलिंग। तो स्टार्टलिंग मतलब होता है चमत्कार पूर्ण। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और चमत्कार पूर्ण आप कह सकते हो कि मान लीजिए आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की हो और वो आपके साथ हो जाए, तो वो आपके लिए एक चमत्कार के ही जैसा होता है, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टलिंग हो जाएगा। तो देखते हैं इसके मीनिंग क्या कह रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल। क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, जो आपको चौंका दे, ठीक है, और रिमार्केबल हो, तो वो सब क्या हो जाता है, स्टार्टलिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अनफॉरसीन, शॉकिंग, स्टनिंग, extraordinary, disturbing, unsettling, perturbing, disconcerting, disquieting. ओके, सो ये सारे वर्ड्स जो है क्या है, स्टार्टलिंग के ही सिनोनिम्स हैं। तो आप इन सबको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मतलब समझ जाते हो ना, तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या कहता है इसके एंटोनिम। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कह लीजिए कस्टमरी, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टिपिकल, अनएक्सेप्शनल, अनरिमार्केबल, यूजुअल, अनसरप्राइजिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर सरप्राइजिंग है हमारा सिनोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसरप्राइजिंग, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से जो सही लगता है, आपको जितना याद हो पाता है आप उसको याद कर लीजिए। चलिए फिर इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। सडनली द स्टार्टलिंग न्यूज रीच्ड। ओके, स्टार्टलिंग न्यूज मतलब क्या, एक कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज आया। क्या न्यूज आया, दैट लूदर हैड डिसअपियर्ड, लूदर गायब हो गया है। नो वन न्यू वेयर, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्टार्टलिंग न्यूज आया, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज, एक शॉकिंग न्यूज आया कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, इसका मीनिंग हो जा रहा है स्टार्टलिंग का, चमत्कार पूर्ण कह लीजिए, सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो वो आपको सेंटेंस में उसका क्या मीनिंग फिक्स बैठता है, फिट बैठता है, वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा स्टार्टलिंग मतलब क्या होता है, चमत्कार पूर्ण। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके यूज को माइंड में रखिएगा, ताकि ये वर्ड आपके माइंड में रहे, ठीक है। चलिए फिर फोर्थ वर्ड की ओर बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ वर्ड जो है वो हमारा है ब्रूक, जो कि एक नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है छोटी जलधारा,
ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान सा ये वर्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पे पोएम भी बन चुकी है, अगर आप 9th या 10th में इसकी एक पोएम भी थी, ब्रुक, ठीक है, द ब्रुक। तो अगर वो आप पढ़े होंगे तो वो भी आपके माइंड में होगी, तो उससे क्लियर ही हो रहा होगा इसका मतलब क्या है। चलिए फिर भी इसका मीनिंग की ओर देखते हैं क्या है। अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर स्मॉलर देन अ रिवर, ठीक है, रिवर से छोटा होता है लेकिन ये स्ट्रीम ऑफ वाटर ही होता है, ठीक है, छोटी जलधारा कह सकते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। बेक, क्रीक, स्ट्रीमलेट, ब्रांच, रिवर, वाटर कोर्स, स्प्रिंग। तो ये सारे वर्ड से हम ब्रुक को बुला सकते हैं। मतलब ब्रुक कह लीजिए, बेक कह लीजिए, क्रीक, स्ट्रीमलेट, सारा का मतलब एक ही है, छोटी जलधारा, ठीक है। ओके चलिए अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। दिस ब्रूक ड्राइड अप एवरी ईयर इन द समर। हर साल समर में क्या होता है, ये ब्रुक जो है वो सूख जाता है। ब्रुक क्लियर हो रहा होगा आपको, छोटी जलधारा, नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट इज स्मॉलर देन अ रिवर, ठीक है, तो याद रहेगा ब्रुक। चलिए फिफ्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं। एंड फिफ्थ वर्ड इज क्वॉश, ठीक है। क्वॉश मीन्स होता है दबाना, ये एक वर्ब है, ठीक है। किसी भी बात को या किसी मुद्दे को दबाना कह सकते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा क्वॉश। देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। टू पुट डाउन और सप्रेस कंप्लीटली, क्वेल, सबड्यू, ठीक है। किसी भी चीज को नीचे दबाना कह कह लीजिए, या फिर किसी को सप्रेस करना, सप्रेस करना मतलब भी होता है दबाना, ठीक है। तो यही इसका मतलब हो जाता है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। क्रश, पुल डाउन, क्वेल, रिप्रेस, बीट, ओवरकम। ओके, तो ये सारा ही क्या है, क्वॉश का सिनोनिम्स है। सबका मतलब होता है दबाना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अबेट, एड, असिस्ट, बैक, हेल्प, प्रॉप अप, सपोर्ट, फॉर्मेंट, इंसाइट। तो अगर दबाना हो जाएगा इसका मीनिंग, तो इसके एंटोनिम की ओर अगर हम ध्यान दें तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना या उठाना या आगे लाना कह सकते हैं। प्रॉप अप, हेल्प, सपोर्ट, ये सारी चीज़ से आपको इसके एंटोनिम्स क्लियर हो जाएंगे। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इनके एंटोनिम्स है। क्लियर है। इसको यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। The Punjab and Haryana High Court today refused to quash an FIR registered against two youngsters in a criminal intimidation case. ठीक है, इस सेंटेंस में क्या बात की जा रही है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं ये जो दो यंगस्टर के द्वारा ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड है ना, तो उसको वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं क्वॉश करने से, यानी कि उसको दबाने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा होता है ना, केस फाइल वगैरह क्या किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे मतलब है क्वॉश का, दबाना। क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए सिक्स्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं। और हमारा सिक्स्थ वर्ड है काउंटर स्टोन। और काउंटर स्टोन मतलब होता है महत्वपूर्ण हिस्सा, किसी भी चीज का महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है। ये एक नाउन है। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। An important quality or feature on which a particular thing depends or is based. ओके, तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि किसी भी चीज़ का मतलब इंपॉर्टेंट क्वालिटी कह लीजिए, इंपॉर्टेंट फीचर इसमें जिसपे कोई भी चीज़ डिपेंडेंट हो, मतलब ये किसी भी चीज़ का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, इंपॉर्टेंट पार्ट हो किसी चीज़ का, ठीक है, तो वही कहलाता है काउंटर स्टोन। मान लीजिए आप अपने परिवार के बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, तो यू आर काउंटर स्टोन ऑफ योर फैमिली। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। फाउंडेशन, बेसिस, कीस्टोन, मेनस्टे, लिंचपिन, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोर, फोकस, क्रक्स, प्रॉप, बैकबोन, ठीक है। बैकबोन भी क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। क्या है मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एंटोनिम हो जाएंगे। तो एंटोनिम वर्ड्स क्या है हमारे, एबोलिशन, अवर्ट, सीलिंग, डिस्टिंग्विश्ड और रैक, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कॉमन जो है। तो ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। Vegetables are an important cornerstone of a healthy raw food diet.
ऑब्वियसली हेल्दी रॉ फूड डाइट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, वेजिटेबल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट काउंटर स्टोन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट काउंटर स्टोन मीन्स, काउंटर स्टोन मतलब होता है महत्वपूर्ण हिस्सा। इतनी बार रिपीट करने के बाद तो किसी को भी याद हो जाएगा। तो बस कोशिश कीजिए कि वर्ड्स को, उसके हिंदी मीनिंग को और साथ ही साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आप अपने माइंड में फिट कर पाओ। चलिए फिर मूव करते हैं सेवेंथ वर्ड की ओर। तो हमारा सेवेंथ वर्ड है सरप्टिशियस। तो सरप्टिशियस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है छल से किया हुआ, कोई भी काम छल से किया हुआ। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं इसके। तो डन इन अ सीक्रेट वे, छल से क्या हो यानी कि कोई भी काम अगर सीक्रेटली किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, सरप्टिशियस कहलाता है। देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। स्टील दी, clandestine, secretive, sneaky, sly, furtive, concealed, hidden, undercover, covert, veiled। ओके, सो इन सारे वर्ड्स का मतलब ही होता है कोई भी काम छल से किया हुआ। ठीक है, किसी भी काम को सीक्रेटली करना कह सकते हैं। स्टील दी मतलब होता है चोरी छुपे करना। ठीक है, स्टील मतलब होता है चोरी करना, तो भाई स्टील दी यानी किसी भी काम को चोरी छुपे करना कह सकते हैं, सीक्रेटिव कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है इसके लिए। ठीक है, और अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की ओर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, जो आप खुलेआम करते हो वो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे अक्नॉलेज्ड, जो आप बताकर कर रहे हो। ठीक है, अवोड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, एविडेंट, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, ओपन, ओवर्ट, पब्लिक। ओके, सो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सरप्टिशियस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको वर्ड्स? तो चलिए फिर इसको यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। She completed the assignment in a surreptitious secret manner। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लोग सरप्टिशियस मैनर भी सिंपली लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर भी सीक्रेट लिखा हुआ है कॉमा दे करके, ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। तो सरप्टिशियस का मतलब ही होता है कि किसी भी काम को सीक्रेट वे में करना, चोरी छुपे करना। तो वो क्या की, वो अपने असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट की है, छल से कंप्लीट की है। ठीक है, सीक्रेटिव वे में, स्टील दी वे में, हो सकता है कि चोरी करके वो अपने असाइनमेंट को बनाई हो, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है She completed the assignment in a surreptitious secret manner। ओके, क्लियर हो रहा है, surreptitious मीन्स छल से किया हुआ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एट्थ वर्ड की ओर। और हमारा एट्थ वर्ड है एनविसेज। और एनविसेज क्या होता है, एनविसेज एक वर्ब है और इसका मतलब होता है परिकल्पना करना, यानी किसी भी चीज की पहले से ही कल्पना कर लेना, इमेजिन कर लेना किसी चीज को। ठीक है, तो इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, contemplate or conceive of a possibility or a desirable future event। ठीक है, कोई भी अगर आप फ्यूचर में कोई चीज पहले से डिसाइड कर रहे हो, पहले से प्लान कर रहे हो कह सकते हो, या फिर कोई भी चीज आप इमेजिन कर रहे हो पहले से, तो वो क्या कहलाएगा, एनविसेज कहलाएगा। ठीक है, एनविसेज मीन्स होता है परिकल्पना करना। तो चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। foresee, predict, forecast, foretell, anticipate, expect, contemplate, visualize, envision या picture। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। आप हो सके तो अपनी नोट कॉपी निकाल करके आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो एक बार सुनो, फिर देख लो और फिर भूल जाओ, लेकिन कॉपी में अगर आपके लिखे हुए रहेंगे सारे वर्ड्स तो वो आपको याद होते जाएंगे वो चीज़। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो देखते हुए आप अपने कॉपी में इसको लिखते भी जाओ। तो चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। अनफॉरसीन, अनसीन, डिसरिगार्ड, डिस्कार्ड, मिस इंटरप्रेट, ओवरलुक। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ऑपोजिट वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। I envisage that the work will be completed next year। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं पहले से मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कल्पना कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या होगा, मेरा ये जो वर्क है वो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एनविसेज कर रहा है मतलब क्या, परिकल्पना कर रहा है, पहले से इमेजिन कर रहा है, पहले से सोच रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका यूज है। क्लियर हो रहा है एनविसेज हम लोग कैसे यूज किए। तो चलिए फिर नाइन्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं, और हमारा नाइन्थ वर्ड है अनफेटर्ड। ओके, अनफेटर्ड मतलब निरंकुश। अंकुश मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे अंकुश लगाना मतलब स्टॉप कर देना, उसे रोक देना, और निरंकुश उसका ऑपोजिट, यानी कि जो अनस्टॉपेबल हो, जो रुके नहीं, बस चलता जाए चलता जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है निरंकुश, यानी कि अनफेटर्ड, जिसको कि स्टॉप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग क्या कहता है, नॉट कन्फाइंड और रेस्ट्रिक्टेड, जो रेस्ट्रिक्टेड ना हो, कन्फाइंड ना हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनफेटर्ड हो जाएगा। क्लियर है। सिनोनिम्स यहाँ पे ढेर सारे दिए हुए हैं, अनरीस्ट्रेन्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकॉन्स्ट्रेन्ड, अनब्राइडल्ड, अनकन्फाइंड, unimpeded, unhampered, uncontrolled, unbound, untied, unchained, unshackled। अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो सारे वर्ड्स में अन लगे हुए, और अगर ये आप अन हटा दो, ठीक है, ये प्रीफिक्स अगर आप हटा दो तो जो वर्ड आपके बच जाते ही इसके एंटोनिम्स भी बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एंटोनिम्स क्या है इसके। शैकल, ट्रैमल, इम्प्रिजन, incarcerate, intern, enslave, subdue, subjugate, confine, enchain, fetter। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड आ गया fetter, इसका ऑपोजिट अनफेटर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, fetter। ठीक है, देन restrain। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एंटोनिम्स है इसके, यानी कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग हो जाता है, अगर आप किसी चीज को स्टॉप कर सको, किसी चीज पर अंकुश लगा सको, तो वो आपका ये सारे वर्ड्स का मतलब हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके ऑपोजिट बात करें, यानी कि निरंकुश की बात करें, तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हो जाता है अनफेटर्ड मीन्स निरंकुश। ठीक है, तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। It's simple. Unfettered dance music and gets people in the mood for a party. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला सर, बहुत ही आसान है। अनफेटर्ड डांस म्यूजिक लगा लो, ठीक है, यानी कि बिना रुके, ठीक है, निरंकुश डांस म्यूजिक लगा लो, ठीक है, जो स्टॉप ना हो, ठीक है, और फिर क्या करो, लोगों को पार्टी के मूड में ले आओ, ठीक है, एंड गेट्स पीपल इन द मूड फॉर अ पार्टी। होता है ना कि अगर अनस्टॉपेबल डांस म्यूजिक लग जाए तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और पार्टी का मूड बन जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट में यूज किया हुआ है मैंने, ताकि आप इसको रिलेट करके याद रख सको। ठीक है, तो याद रखिएगा अनफेटेड का मतलब होता है निरंकुश। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10th वर्ड है लॉडेबल, और लॉडेबल मीन्स भी होता है प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसनीय मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, जो प्रशंसा के योग्य हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम कह सकते हैं। ठीक है, डिजर्विंग प्रेज, जो प्रेज डिजर्व करता हो, एंड कमेंडेशन। ठीक है, जो प्रेज या फिर कमेंडेशन डिजर्व करता हो, ठीक है, प्रशंसा के योग्य हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लॉडेबल कहेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। प्रेज वर्दी, commendable, admirable, meritorious, worthy, creditable, noteworthy, exemplary, reputable, honorable। सो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, प्रशंसनीय, जिसकी सराहना की जा सके। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, लॉडेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो प्रशंसा के योग्य ना हो। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम। चलिए यहाँ पे इतने सारे एंटोनिम्स है इसके। डेप्लोरेबल, डेस्पिकेबल, डिटेस्टेबल, लाउजी, वाइल, wretched, disgraceful, dishonorable, ignominious, shady, sordid, unsavory, censurable, discreditable, reprehensible। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉडेबल के ऑपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए इसको यूज करते हैं एक सेंटेंस में। थ्रू हिज लॉडेबल एंड करेजियस एक्शंस द fireman saved 5 people from a burning building।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, फायरमैन की बात की जा रही है, फायरमैन के ये दोनों कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है। एडजेक्टिव मतलब क्या, जो उसके गुण को बताए। तो यहाँ पे लॉडेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये गुण बता रहा है उस फायरमैन की कि वो कैसा इंसान है, वो लॉडेबल पर्सन है। ठीक है, लॉडेबल और एक करेजियस एक्शन किया है वो। ठीक है, लॉडेबल यानी प्रशंसा के योग्य। तो प्रशंसा, ऐसा क्या काम किया वो प्रशंसा जिसकी की जा सके, तो वो 5 पीपल को बर्निंग बिल्डिंग से बचाया है। ठीक है, ही सेव्ड 5 पीपल फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग। दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉडेबल एंड करेजियस एक्शंस। ठीक है, इसका ये जो काम था वो कैसा था, लॉडेबल था, यानी कि प्रशंसा के योग्य था। समझ में आ रहा है आपको, लॉडेबल मतलब प्रेज वर्दी। ओके, जिसकी प्रशंसा की जा सके, सराहना की जा सके। क्लियर हो रहा है लॉडेबल मीन्स? ओके, आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम और सिनोनिम्स आप इसके याद रख पाओ। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।